हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्क जब मिंजई को देख लेती है तो मिंजई के पास उसे सच बताने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचती, इसलिए वो उसे परफ्यूम की सारा सच बता देती है और यूज करके मिंजई से ईयरिंग बन के भी दिखाती है। और ये देख के तो पार्क बहुत ज्यादा डर जाता है। ईयरिंग तो उसके पैर पड़ जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है ताकि वो किसी को इस बारे में ना बताए। तो पार्क उसके हाथ से उस परफ्यूम की बोतल को ले लेता है और देखने लगता है, लेकिन अचानक उसके हाथ से वो बोतल नीचे गिर जाता है और बोतल की आधी परफ्यूम जमीन पे गिर जाती है। ये देख के ईयरिंग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, कातिल हो तुम, तुम्हारी वजह से मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई। पार्क कहता है, ये सब तुम क्या कह रहे हो? ईयरिंग कहती है, जब भी परफ्यूम खत्म हो जाएगा तभी मैं मर जाऊंगी और तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी और छोटी हो गई। अब तो बस मेरे पास 6 महीने ही बचे हुए हैं। पार्क कहता है, ये सब बात तुम्हें पहले बता देना चाहिए था और बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करता है और कहता है, मुझे माफ करना, अनजाने में ही मुझसे ये गिर गया है। अब बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? ईयरिंग कहती है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो प्लीज मुझे मॉडल बनने में हेल्प करो, समझ लो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और पार्क उसे हेल्प करने के लिए हाँ कह देता है। इधर सियोइदो तो बहुत ज्यादा बीमार है तो ईयरिंग उसकी सेवा करती है, लेकिन सियोइदो उससे कुछ ज्यादा ही अपना सेवा करवाती है और मजबूरन ईयरिंग को भी वो करनी पड़ती है। तो रात में ईयरिंग जब सोने जाती है वो फिर से उसे बुलाती है और उसके लिए उसे बुक पढ़ने के लिए कहता है। तो ईयरिंग क्या ही करे, वो भी उस कहानी को पढ़ती है। तो कहानी कुछ इस तरह का था। फ्लोरेंटाइन नाम का एक लड़का था और उसे फेमिना नाम की एक लड़की पर क्रश था, लेकिन जब वो उसे चर्च पे देखा तब फेमिना प्रेग्नेंट थी और ये देख के तभी फ्लोरेंटाइन ने डिसाइड कर लिया वो एक दिन बहुत अमीर इंसान बनेगा, लेकिन फेमिना को पाने के लिए उसके पति का मानना जरूरी है। तो ईयरिंग कहती है, इसका मतलब फ्लोरेंटाइन अपने एक्स गर्लफ्रेंड की पति को मारने वाला है? सियोइदो कहता है, एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, पहला प्यार, और वो उसके पति को मानना नहीं चाहता, वो तो बस उसके मरने का इंतजार करेगा। ईयरिंग कहती है, ये सारी कहानी तो काल्पनिक है, इसमें तो कोई भी सच्चाई नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। सियोइदो कहता है, जरूर हो सकता है। पता है प्यार की सबसे बुरी बात क्या है? वो समय के साथ साथ और भी बढ़ जाता है। लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन अपने प्यार को नहीं भूल पाते हैं, और एक तरफा प्यार तो और भी ज्यादा दर्दनाक है जो आपको अंदर से तोड़ देता है। ईयरिंग कहती है, क्या आपके जिंदगी में ऐसा वक्त कभी आया था? सियोइदो कहते हैं, मेरा दिल टूट गया था और चाहकर भी अभी मैं उसे जोड़ नहीं सकता। नेक्स्ट डे सियोइदो और मिनसुक का एक मीटिंग था, लेकिन सियोइदो के बीमार होने की वजह से वो मीटिंग कैंसिल हो जाता है और ये बात जब मिनसुक को पता चलता है वो उसे परेशान करने के लिए उसके घर में आने का डिसाइड करता है। इधर घर में मिंजे ही काम कर रही थी, तभी वह भी मिनसुक आ जाते हैं और मिनसुक को देख के ईयरिंग तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके सपनों के राजकुमार उसे किसी के घर मेड का काम करते हुए देखे। और मिनसुक भी उसे यहाँ पे देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सियोइदो किसी लड़की को अपने घर में रखा है। तो ईयरिंग सियोइदो से मिलने के बाद का सारा कहानी उसे कह देती है और वो भी उसे थोड़ा सा सिंपैथी दिखाती है, लेकिन सियोइदो उन दोनों को एक साथ देख लेता है और मिनसुक को किक करके चेयर से गिरा देता है। और मिनसुक भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी उसके साथ झगड़ा करने लगता है और सियोइदो उसकी आंखों में पेपर्स पे मार के चुप कर देता है। और ईयरिंग तो बस वहाँ पे बैठ के इन दोनों का लड़ाई देखती है, लेकिन इसके अलावा वो और क्या ही कर सकती थी। रात में सियोइदो देखता है ईयरिंग कपड़े बना रही है, क्योंकि सारे सिलेक्टेड मॉडल्स को होमवर्क दिया गया है उन्हें एक फेरी टेल का कपड़ा बनाना होगा, और जो उसने बनाया था वो कपड़ा सियोइदो को दिखाती है। सियोइदो कपड़ा देख के कहता है कि या तो इस कपड़े को फेंक दो या इसका पोछा बना लो, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही ज्यादा बकवास है। ईयरिंग कहती है, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो सियोइदो उसे एक पर्दा हटाने के लिए कहता है। ईयरिंग जब उस पर्दे को हटाती है वो तो बिल्कुल शॉक ही हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा फैब्रिक था और फिर उसका बनाया हुआ स्केच देख के तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम इतने ओल्ड फैशन क्यों हो, और उसे फैशन को लेके एक लंबा चौड़ा ज्ञान देता है और उसके लिए एक स्केच भी बना देता है। ये सब देख के ईयरिंग तो उस पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और सियोइदो का बहुत तारीफ भी करती है और उनसे अपने दोस्त के लिए भी एक डिजाइन बनवा लेती है। नेक्स्ट डे वो उस कपड़े को बना के अपने दोस्त को देने जाती है, मतलब अपनी बेटी जिनक्यू। तो जिनक्यू कपड़ा देख के कहती है, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? ईयरिंग तो उसे सच नहीं कह पाएगी, इसलिए कहती है क्योंकि एकलौता तुम ही मेरी दोस्त हो। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उनके फेरी टेल का ड्रेस का सूट हो रहा है, तो ईयरिंग वहाँ पे एक ब्लैक आउटफिट पहन के जाती है। तो ये जज कहता है, तुम्हें तो स्नो हाइट बनना था ना, क्या तुम्हारा स्नो हाइट कोयले के खदान में काम करता है? ईयरिंग कहती है, ये एक इविल स्नो हाइट है
क्यों, आपको पसंद नहीं आया? ये कहता है नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। फिर उसकी फोटोशूट होता है और सबकी फोटोशूट भी कंप्लीट हो जाते हैं। फिर रिजल्ट आउट होता है जिसमें जिन क्योंग फर्स्ट और येरिन सेकंड हुई थी। येरिन तो ये देख के बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी फर्स्ट हुई है, लेकिन जिन क्योंग को बुरा लगती है कि येरिन के बनाए हुए कपड़ा पहन के वो फर्स्ट हो गई और येरिन सेकंड। लेकिन येरिन उसे ये सब बस सोचने के लिए मना करती है। अभी वहाँ पे कुछ बुली करने वाली लड़कियाँ आती है और उनको थोड़ा बहुत सुना के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हाना के उन सबको कहती है तो मॉडल्स को लेके एक फोटोशूट होने वाला है जिसमें जिन क्योंग और येरिन हिस्सा लेगी क्योंकि वो लोग टॉप किए हैं। ये दोनों तो ये सुन के बहुत खुश होती है, लेकिन बाकी लड़कियां ये सुन के बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। इधर घर में येरिन को देख के सियोई तो सोचता है कि वो पियानो बजा रहा है और येरिन उसके लिए गाना गा रही है। दो बहुत खूबसूरत ड्रेस पहन के और सपनों से बाहर आके वो वही दो ड्रेस का स्केच बना लेता है। उसके बाद ये डिजाइन जब हान देखती है उसे ये डिजाइन तो अच्छी लगती है, पर उसके मन में एक डाउट होती है और पूछती है कि बताओ इतने डिप्रेस होने के बाद भी तुम इतना अच्छा डिजाइन कैसे बना सकती हो, तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है। इधर इन तीनों का फोटोशूट होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। तो ये आदमी उन तीनों को अपने साथ खाने के लिए बुलाता है, लेकिन मिनसुक काम का बहाना देके वहाँ से चला जाता है और जाता है हान के पास क्योंकि आज हान का बर्थडे है, इसलिए वो उसके लिए केक लेके आता है और फिर से उसके साथ पैचअप करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन हान को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे फिर से इनकार करके वहाँ से चली जाती है। इधर ये दोनों उसके साथ लंच में गई थी, तो लंच के बाद सभी जब वहाँ से जा रहे थे तभी येरिन के फोन में अलार्म बजता है, मतलब कि परफ्यूम का असर खत्म होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम में जाके उस परफ्यूम को लगा लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे जिन क्योंग आती है और उस परफ्यूम को अपने हाथ में लगाती है। ये देख के येरिन तो उसके ऊपर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे लग रही थी कि जैसे वो उस परफ्यूम को लगा के 17 साल पीछे आ गई है, वैसे ही जिन क्योंग के साथ भी होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होती क्योंकि ये परफ्यूम सिर्फ उस पर ही असर दिखाती है और जिन क्योंग भी उस परफ्यूम को लगाने के लिए सॉरी कह के वहाँ से बाहर आ जाती। इधर मिनसुक अपना टूटे दिल को लेके ही जा रहा था, तभी वो देखता है इन दोनों को, तो वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ एम्यूजमेंट पार्क जाना चाहोगे। और फिर वो तीनों वहाँ पे पहुँचते हैं। ज्यादा रात होने की वजह से वहाँ पे उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। येरिन एक झूले को देख के एक फ्लैशबैक को याद करती है। जिन क्योंग जब छोटी थी मिन जेही और वो इसी तरह एक एम्यूजमेंट पार्क घूमने आए थे, जहाँ पे जिन क्योंग की जिद के वजह से वो दोनों इसी तरह एक झूले में एक साथ बैठे थे। वो दोनों बहुत खुश भी थे, लेकिन मिन जेही का वेट ज्यादा होने की वजह से उनका हॉर्स टूट जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाती है। तो वहाँ पे तो भीड़ हो गई थी, तो कुछ दूरी पर तैजुन खड़ा हुआ था और वो वहाँ पे आता है, लेकिन एक ठरकी इंसान मिन जेही के वेट के वजह से उन दोनों के सामने अनजानों जैसे बिहेव करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। मिन जेही सब कुछ देख भी रही थी और समझ भी रही थी, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। तो वो अपनी बेटी से वादा करती है कि वो दोनों जरूर एक दिन एक साथ इस झूले में बैठेंगे और आज ये सपना पूरा भी होता है। जिन क्योंग शायद वो बात भूल चुकी थी, लेकिन येरिन को सब कुछ याद थी, इसलिए वो ये सब देख के बहुत खुश होती है। उसके बाद उसे सियोइदो का कॉल आता है और सियोइदो को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है और किसके साथ है, और ये सुन के वो भी अपने घर से यहाँ पे आने के लिए निकल जाता है। फिर वो तीनों एक हॉरर प्लेस में जाता है। जैसी माँ वैसी बेटी। इन दोनों को तो किसी भी चीज से डर ही नहीं लग रहा था, लेकिन मिनसुक तो हर चीज से डर रहा था और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वहाँ से बाहर आके भी वो फिर से डर जाता है क्योंकि वहाँ पे सियोइदो आ गया था। तो जहाँ पे भी ये तीनों जा रहे थे, सियोइदो वहाँ पे चला जा रहा था। उसके बाद ये तीनों एक रोलर कोस्टर में बैठते हैं, लेकिन सियोइदो जबरदस्ती येरिन के पास बैठ जाता है और मिनसुक को जिन क्योंग के पास बैठना पड़ता है। सभी तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सबको डराने वाला सियोइदो इसमें इतना ज्यादा डर जाता है कि वो तो बेहोश हो जाता है। तो घर पहुंचने के बाद मिनसुक सियोइदो को जलाने के लिए हान का गिफ्ट येरिन को दे देता है और कहता है कि वो ये गिफ्ट उसके लिए लाया था। तो उसमें शूज थे, लेकिन वो शूज तो येरिन को छोटा पड़ जाता है। तो सियोइदो कहता है जरूर ये किसी और का गिफ्ट है जो कि उसने तुम्हें चिपका दिया है। इधर जिन क्योंग अपने पापा से मॉडलिंग वर्कशॉप जाने के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन उसके पापा उस फॉर्म में साइन नहीं करता और उसे जाने भी नहीं देता। तो उसे छोड़ के बाकी सारी लड़कियां उस वर्कशॉप में चले जाती है और ये तीनों भी उनके साथ वहाँ पे गए थे। उसके बाद ये लोग वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, तो येरिन बार बार जीत रही थी, इसलिए खुश होके वो कुछ इस तरह का हरकत करने लगती है जो देख के सियोइदो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि ये सेम थिंग मिन जेही भी करती थी। उसके बाद सभी लड़कियां मिलके गॉसिप कर रही थी कि सियोइदो कैसे है और उसकी
कितने गर्लफ्रेंड थे और कैसे वो लोग उसे पटा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रही थी कि सियोइदो जैसे हैंडसम बैचलर की जो भी लाइफ पार्टनर होगी उसकी तो लाइफ बिल्कुल सबर जाएगी, क्योंकि सियोइदो हैंडसम, ऑनेस्ट और रिच है। लेकिन असली बात तो येरिन को पता है कि वो कितने खड़ूस है। सियोइदो मैसेज करके उसे अपने रूम में बुलाता है और उससे फेस पैक लगवाता है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट उसके घर का एनवायरनमेंट जैसा नहीं है। तो येरिन और क्या ही कहे, तो येरिन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को ना बताए कि वो उनके घर में काम करती है। तो लोगों को लग सकता है कि सियोइदो की वजह से येरिन वहाँ पे है। इधर मिनियो सियोइदो को पटाने के लिए उसके रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी वो येरिन को उसके रूम से बाहर आते हुए देखती है और वो ये सब कुछ अपने फोन में वीडियो कर लेती है। नेक्स्ट डे हान उन सबको एक माउंटेन के ऊपर लेके जाती है और कहती है कि एक अच्छा मॉडल वही बनती है जो अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो सभी अपने नाम को जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और येरिन भी यही करती है। लेकिन रिफ्लेक्ट होकर जो आवाज वापस आती है उसमें वो सुनती है मिंजे कह रही है कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, अब कोई कुछ भी कहे मैं हमेशा अपने आप को प्यार करती रहूंगी। तभी परफ्यूम खत्म होने का अलार्म बजती है, लेकिन वो देखती है कि उसके पास तो उसका परफ्यूम है ही नहीं। तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, तो सभी मॉडल्स जल्दी से वहाँ से होटल आ जाती है। लेकिन येरिन उस परफ्यूम को ढूंढने के लिए जंगल के और अंदर चली जाती है। वापस आके हान जब सियोइदो से कहती है येरिन हम लोगों के साथ वापस नहीं आई, लगता है वो जंगल में खो गई है। ये बात सुन के सियोइदो तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खुद ही उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर येरिन को उस परफ्यूम की बोतल मिल जाती है, लेकिन वो एक ऐसे प्लेस में था जिसके नीचे एक बहुत बड़ा खाई है। तो येरिन उस बोतल को लेने जाती है, लेकिन बारिश होने की वजह से वो वहाँ पे फिसल जाती है। लेकिन वो वहाँ पे एक छोटे से पेड़ को पकड़ लेती है, लेकिन वो भी किसी भी टाइम टूट सकता है और सियोइदो भी उसका चिल्लाने का आवाज सुन लेता है। इधर जिनकुंग को मिंजे के उस फोटो के सारे टुकड़े मिल जाते हैं, जो कि फर्स्ट एपिसोड में मिंजे ने छोटे छोटे टुकड़े करके खिड़की से फेंक दी थी, और वो सारे टुकड़ों को जोड़ देती है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।